इंटरवेंशन के बारे में पढ़ा था कि ओडी इंटरवेंशन क्या होते हैं. इट इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटीज, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज which helps in organizational units like target groups or individual group, because we know in organization the in a group employees work in a group, right, in a group or in a team or as a individual, है ना, इस तरह से काम किए जाते हैं. So they engage with task और सीक्वेंस ऑफ टास्क. उनको क्या असाइन किया जाता है, उनको जॉब असाइन की जाती है या वट एवर द टास्क हैज बीन असाइन टू देम, तो वो उसको परफॉर्म करते हैं और जो भी टास्क से रिलेटेड गोल्स होते हैं वो उनको अचीव करते हैं. तो दीज गोल्स आर indirectly or directly related to organizational improvement. But in case of any kinds of deficiencies or any kinds of defects, तो उन डिफेक्ट्स और डेफिशिएंसीज को किस तरह से रिमूव आउट किया जाए, यही एक स्टेप होता है ओडी इंटरवेंशन. ओडी इंटरवेंशन बेसिकली गोल से रिलेटेड होता है. जो भी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में सेट किए गए हैं उन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होता है. तो ऑब्जेक्टिव को किस तरह से अचीव करना है, उनको किस तरह से फुलफिल करना है, गोल्स को किस तरह से अटेन करना है, तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड. तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिक, बिकॉज इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट वी आर टोटली कंप्लीटली फोकसिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी स्टेप्स या जो भी स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी उसमें से एक आता है आपका ओडी इंटरवेंशन. तो ओडी इंटरवेंशन इज बेसिकली रिलेटेड टू योर स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज. ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज जो कि गोल्स अचीव करने में हेल्प करती हैं और वो गोल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं. सिमिलरली इससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, और ये जितने भी स्ट्रैटेजीज होती हैं ओडी इंटरवेंशन की, ये सारी स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिविटी और एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए होती है. ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं गोल्स अचीवमेंट के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे गोल्स होना चाहिए जो कि स्पेसिफिक हो, है ना. स्पेसिफिक मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो, जो भी गोल्स हो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो. ठीक है, ऐसे गोल्स हो जिनको हम मेजर कर सके टाइम टू टाइम, मतलब कि हम उसको चेक कर सके, उसका फॉलो अप ले सके, फीडबैक ले सके. Similarly, in the third point we have attainable. Goals should be attainable means ऐसे goals ना हो जो कि बहुत ज्यादा rigid हो और एम्प्लॉय उसको अचीव ना कर पा रहे हो या फिर उसको समझने में वो परे हो. ठीक है, ना समझ नहीं पा रहे हो, इजिली अंडरस्टैंडेबल ना हो. तो गोल शुड बी अटेनेबल, गोल शुड बी रेलेवेंट एंड इन टाइमली, मतलब कि टाइमली गोल्स को अचीव करना है. ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख ही लिया था. अब अपन फर्दर देखेंगे कि जो ओडी इंटरवेंशन है वो किस तरह से और हेल्प करते हैं और उसके क्या क्या पॉइंट्स है. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ इंटरवेंशंस में हम आते हैं, क्योंकि हमने फैक्टर्स भी देख लिए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ओडी इंटरवेंशंस भी देख लिए थे, कौन कौन से फैक्टर्स जो ओडी इंटरवेंशंस को इफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन. ह्यूमन रिसोर्स इंटरवेंशन, स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन, strategic intervention, third party peace making intervention, and lastly we have the techniques and evaluation of OD intervention. So first of all we will start with human interventions. Human interventions basically किससे related होते हैं आपके इंडिविजुअल से. इंडिविजुअल्स यहाँ पर कौन है, एम्प्लॉइज है. तो ऐसे इंटरवेंशन जो कि एम्प्लॉय से रिलेटेड हो. ठीक है, ऐसे गोल्स, ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि ह्यूमंस के थ्रू कंप्लीट करानी हो और ह्यूमंस जो भी वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी उनको टास्क असाइन किया गया है, जो भी वो टास्क करते हैं उनको किस तरह से वो अचीव कर रहे हैं. तो बेसिकली जो भी काम है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो प्रोडक्शन एरिया से हो, चाहे वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हो, चाहे वो प्रॉफिट को बनाने के लिए हो या फिर वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए हो. क्योंकि वी नो द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज labor and capital. Without capital you cannot establish your business. Similarly without labor you cannot establish your business. तो जैसे कि कैपिटल इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली
लेबर भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि गोल्स अचीव करने के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, सिमिलरली हमें लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हम जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के, वो हम किससे अचीव करवा रहे हैं? ह्यूमन से करवा रहे हैं। ह्यूमन कौन है? एम्प्लॉइज है। तो फर्स्ट इंटरवेंशन इज रिलेटेड टू ह्यूमन इंटरवेंशन। तो यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इक्विवेलेंट जो पार्टिसिपेशन होता है वो ह्यूमन का होता है। तो फर्स्ट इंटरवेंशन इज अबाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। दीज इंटरवेंशन इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस एंड प्लान्ड एक्शंस और इवेंट इंटेंडेड टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज इट्स इफेक्टिवनेस। ह्यूमंस किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? वो जो भी उनको टास्क दिया जाता है उस टास्क को वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टास्क किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, गोल से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो भी उनको दिए गए हैं, जो भी असाइन किया गया है, उनको जो भी वर्क दिया गया है, तो उसमें जितना भी वो कंट्रीब्यूशन देते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ इंटरवेंशन। So it is known as human intervention. It is also a sequence and planned action. ठीक है, planned action जैसे कि हमने जॉब एनालिसिस में पढ़ा था। जॉब एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं? To study about the detailed information about skills, responsibilities, duties of employees. ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टडी कर ली जॉब एनालिसिस की। Then we will assign job to any employee. अब उसका काम क्या हो गया? जो भी उसको टास्क असाइन किया गया, जो भी उसको जॉब असाइन किया गया है, उसको उसे कंप्लीट करके देना, ठीक है। तो जो भी उसका कंट्रीब्यूशन होगा, तो ऑपरेशन में, प्रोडक्शन में, या जो भी है उसको पैकेजिंग में, जितना भी जो भी काम है, सेल्स के पर्सन भी हो सकते हैं, फाइनेंस के पर्सन भी हो सकते हैं, मार्केटिंग के पर्सन भी हो सकते हैं, R&D के पर्सन भी हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी तरह का उनको काम दिया गया है, उससे रिलेटेड जो भी वर्क उनको दिया गया है, वो उनका कंट्रीब्यूशन कहलाता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह का वो कंट्रीब्यूशन देंगे, उससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन किसका होता है? एम्प्लॉइज का होता है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन। इट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ओडी इंटरवेंशन, how they helped in improving organizational efficiency as well as the effectiveness of organization. ठीक है, it was about human intervention. Now we will see the characteristics of effective intervention. एक इफेक्टिव इंटरवेंशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, कैसे हम जान सकते हैं? क्योंकि हमने ये पढ़ा कि इंटरवेंशन मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल का मतलब होता है कि फॉलो अप टाइम टू टाइम, है ना। जैसे हम कम्युनिकेशन में पढ़ते थे ना, कि कम्युनिकेशन में हम कैसे कम्युनिकेशन की इफेक्टिविटी को चेक करते थे, कि जब सामने वाला फीडबैक देता था, राइट, कि उसने ये बताया, उसने रिस्पॉन्ड किया, इट मीन्स कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट मैनर में था। तो यहाँ पर भी हम ओडी इंटरवेंशन को किस तरह से मेजरेबल करते हैं? फॉलो अप के बेसिस में। अगर हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके, क्योंकि हमने डायग्नोस में क्या किया था, प्रोसेस में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी, देन उसके बाद हमने डेटा गैदर किया था, डेटा को एनालाइज किया, देन इंप्लीमेंट किया, देन उसका फॉलो अप लिया। यहाँ पर भी ओडी इंटरवेंशन क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, इट इज अ काइंड ऑफ एक्शन। इसमें हमने क्या किया कि इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने इसका फॉलो अप लिया, इसको भी चेक किया कि हमने जो भी इम्प्लीमेंट किया, जो भी एग्जीक्यूट किया है, वो कितना ज्यादा सक्सेस हुआ, राइट। सो इट वाज द फर्स्ट characteristic of effective intervention. How you can check the effectivity of intervention? So any effective information should have these kinds of characteristics. First is it relevant to the need of organization? First of all, ये जरूरी नहीं है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए तो हमें टाइम टू टाइम कोई ना कोई चेंज लाना है ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। यू शुड आइडेंटिफाई फर्स्ट, यू शुड एग्जामिन फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। अगर वो स्टैंडर्ड से मैच हो रही है, अगर विजन से मैच हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि वहां पर कोई किसी तरह का चेंज लाना है। चेंज कब लाए जाते हैं? जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो पहले आपको ये देखना है कि क्या एग्जैक्टली नीड जरूरी है। तो आपने जो भी इंटरवेंशंस बनाए हुए हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज फॉर्म की हुई हैं, जो भी प्लान्ड एक्शंस बनाए हुए हैं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड से रेलेवेंट है?
पहला पॉइंट ये होता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जो भी आप गोल सेट कर रहे हैं या जो भी आप इंटरवेंशंस बना रहे हैं, इट शुड बी relevant to the needs of organization. So you should be find out, you should be check first, is it relevant to the needs of organization? Then you should have the valid information. आपके पास वैलिड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट योर नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उससे रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं डेटा गैदरिंग, ठीक है? तो डेटा गैदरिंग किससे रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट valid information. Second point is about free and informed choice. Means you should have the different kinds of alternatives. ठीक है, आपके पास options होने चाहिए. If you have plan A, है ना, आपने प्लान A बनाया, then आपके पास प्लान B भी तैयार होना चाहिए. प्लान ए अगर अनसक्सेस होता है, फेलियर हो जाता है, तो आप प्लान बी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो ऑलवेज यू शुड हैव ऑल्टरनेटिव्स एंड चॉइस, इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड फ्री चॉइस ऑफ एक्शंस, ठीक है? इट इज योर थर्ड पॉइंट. एंड फोर्थ पॉइंट इज अबाउट इंटरनल कमिटमेंट. इंटरनल कमिटमेंट क्या बॉन्ड करती है? ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है? ट्रस्ट बिल्डअप करती है, ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग करती है, एक दूसरे के प्रति वैल्यूज, रिस्पेक्ट और बिलीफ, ये सारी चीजों को क्रिएट करती है, ठीक है? एक दूसरे के साथ अगर हमारी बॉन्डिंग अच्छी होगी, हमारा ट्रस्ट होगा, तो हम एक दूसरे की बात सुनेंगे. तो सबसे पहले आप अगर इंटरवेंशंस में काम कर रहे हैं तो आपको ये भी चीजें जरूरी है कि यू शुड हैव इंटरनल कमिटमेंट बिटवीन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज, ठीक है? आपस में बॉन्डिंग अच्छी होगी, कोहेसिवनेस होगा, तो गोल्स जल्दी अचीव होंगे. तो ये एक इफेक्टिव इंटरवेंशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो यू कैन मेजर द इफेक्टिविटी ऑफ इंटरवेंशंस, राइट? So it was the characteristics. Now we will see the next point of effective intervention. Does it transfer competence to manage change to organizational members? Because we are the human being and we are very rigid about the changes, है ना? कई बार क्या होता है, चेंजेस अगर आते हैं तो हम उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते. वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ कोविड एरा. कोविड में क्या हुआ कि जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया. लोग बाहर घूम रहे थे, लोगों ने मार्केटिंग करना भी स्टार्ट कर दी, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि हाउ, मतलब हम कैसे घर में बंद होके रहेंगे, ठीक है? इट वॉज अबाउट चेंज, है ना? कि एकदम से सडन चेंज आया जिसके बारे में हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है, कोविड जैसी चीजें हमारे सामने आ सकती है, ठीक है? तो कोरोना को फाइट करने के लिए जिस तरह की स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने बनाई थी, तो इट वॉज अबाउट योर लॉकडाउन, ठीक है? तो लॉकडाउन क्या था? चेंज था. सिमिलरली कोविड में बहुत सारी ऐसी चीजें आई सामने, लाइक जैसे कि रेस्ट्रिक्शंस थे, कर्फ्यू था, देन वैक्सीनेशन, है ना? तो ये सारी चीजें जो आ रही थी, ये इट वाज अबाउट चेंज. तो हम लोगों ने उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं किया, बट टाइम के साथ धीरे धीरे हम उस चीजों को अडेप्ट कर लिए ना, अडॉप्ट कर लिए, हम लोग उस सिचुएशन में अडेप्ट हो गए. सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है, सम काइंड्स ऑफ चेंजेस इफ द एम्प्लॉयर ब्रिंग्स और द मैन्युफैक्चरर ब्रिंग्स, सो एम्प्लॉइज उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, राइट? जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मशीनरीज चेंज या एनवायरमेंटल चेंजेस या फिर चेंजेस रिलेटेड टू आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे अगर चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, वो इसको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट डज इट ट्रांसफर कॉम्पिटेंस टू मैनेज चेंज टू ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, क्या उसको इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या उस चेंज को मैनेज कर पाने में एबल है? तो ये सारी चीजें आती है आपकी इफेक्टिव इंटरवेंशन में कि यू विल हैव टू चेक आउट और यू हैव टू आइडेंटिफाई बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी काइंड्स ऑफ इंटरवेंशन. यू हैव टू चेक आउट कि डज इट ट्रांसफर कॉम्पिटेंस. मीन्स जो भी कॉम्पिटेंसीज क्या उतनी ही ज्यादा होगी. कॉम्पिटेंसीज का मतलब क्या होती है? स्किल्स, है ना? हाउ द एम्प्लॉय आर कॉम्पिटेंस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. तो उससे ये चेक किया जाता है कि कितना ज्यादा वो स्किलफुल है और कितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव है ना? कॉम्पिटिटिव होगा तभी तो वो फाइट कर पाएगा. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर चेंज लाए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या कॉम्पिटेंसीज एज इट इज रहेगी या वो डाउनफॉल हो जाएगी.
या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, जो स्टाफ हैं, जो ह्यूमंस हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, क्या वो चेंज को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? So it was the measurable steps of effective interventions. ठीक है, now we will see how you can design the effective interventions. तो आप इफेक्टिव इंटरवेंशन को किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर सके, है ना? तो बेसिकली हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि किस तरह से आप एक इफेक्टिव इंटरवेंशन को डिजाइन कर सकते हैं, बिकॉज इंटरवेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, इसलिए इसको ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन ही कहा जाता है। ठीक है, तो पहला है आपका कंटिजेंसीज ऑफ चेंज सिचुएशन। मीन्स if you bring the changes in organization, then you will change the situation of organization। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन चेंज हो रही है, पहला तो ये है ऑल शुड बी रेडीनेस फॉर चेंज, सभी लोग चेंज के लिए तैयार रहें। तो ये सारी चीजें पहले से सर्कुलेट कर देनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि कुछ ना कुछ चेंज लाए जा रहे हैं, मतलब कि प्रोडक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉपर नहीं है, इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन में अब चेंज लाने पड़ेंगे। उसके लिए पहले ही सबको तैयार करना पड़ता है, सबके माइंडसेट को चेंज करना पड़ता है पहले, कि किसी तरह के अगर कोई चेंज आएंगे तो उसको इजिली एक्सेप्ट करना होगा एनी हाउ, क्योंकि अगर आपको सर्वाइव करना है तो, अदरवाइज वी विल फायर आउट, या जो भी चीजें हैं उनको कन्विंस करना होता है, परसुएट करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज रेडीनेस फॉर चेंज, ऑल शुड बी रेडी फॉर चेंज। नाउ द केपेबिलिटी टू चेंज, अब ऑल द इंडिविजुअल शुड बी केपेबल, ये नहीं कि एकदम से कोई रिजिड चेंजेस ला दिए गए और उसके लिए सामने वाला तैयार भी नहीं है और केपेबल भी नहीं है। तो ऐसे चेंज लाने हैं जो कि इजिली अडेप्टेबल है ना, इजिली अडॉप्ट किए जा सके और एबिलिटी हो उनके पास, केपेबिलिटी हो कि ताकि वो उसको इजिली एक्सेप्ट कर ले, बहुत ज्यादा रिजिड और हार्ड एंड फास्ट ना हो। ठीक है, बहुत ज्यादा रोबस्ट चेंज ना हो। देन कल्चरल कंसेप्ट, मतलब यू शुड आइडेंटिफाई योर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिफर होता है। ठीक है, तो उस कल्चर के हिसाब से आपको चेंजेस लाने हैं। सो कल्चरल कंसेप्ट को समझना, जो भी इंटरवेंशन आप बना रहे हैं वो कल्चरल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देन द केपेबिलिटीज ऑफ चेंज एजेंट्स, मीन्स जो भी चेंज एजेंट्स हैं, लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिशनर और फैसिलिटेटर। ठीक है, जो हमने चेंज एजेंट्स के बारे में पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन चेंज किस तरह से लाए जाते हैं और वो किन के द्वारा लाए जाते हैं, सो उनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिशनर और ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटेटर। यहाँ पर हम उनको चेंज एजेंट्स भी कहा जा सकता है, क्योंकि दे वर्क एक्ट्स एज अ मीडिएटर और एजेंट्स। ठीक है, तो चेंज एजेंट की कैपेबिलिटीज भी देखी जाती है। कई बार क्या होता है कि ऐसे चेंज बहुत ज्यादा पुराने हो गए, ठीक है, अब उनको मतलब न्यू एरा के हिसाब से उन्होंने अपने आप को अडाप्ट नहीं किया उस सिचुएशन के हिसाब से, वो क्या चेंजेस लाएंगे। तो ये सारी चीजें पहले आपको स्टडी करनी है कि अगर आपको इफेक्टिव इंटरवेंशन बनाने हैं तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि आपके जो एजेंट्स हैं वो किस तरह के हैं। ठीक है, तो इट वॉज अबाउट योर डिजाइनिंग ऑफ इफेक्टिव interventions. Now the contingencies related to the target of change. इसी में फर्दर है कि कौन कौन सी ऐसी कंटिजेंसीज है जिससे रिलेटेड आप चेंजेस ला रहे हैं। वो जो कंटिजेंसीज होगी वो आपके चेंज टारगेट से सिमिलर होगी। ठीक है, जो भी आपने बनाया है, हो सकता है कि चेंज सिर्फ एक ही एरिया में करना हो, जरूरी नहीं कि फुल ऑर्गेनाइजेशन में आपको चेंज लाने हैं। सिर्फ आपको ये देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। प्रॉब्लम मशीनरी से आ रही है, टेक्नोलॉजी से आ रही है, तो आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी रिप्लेस करनी होगी रादर देन रिप्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉइज को रिप्लेस नहीं करना, आपको किसको रिप्लेस करना, सिर्फ टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करना है। जैसे कि हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, जो भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हैं उसमें एम्प्लॉय को केपेबल बनाना, ठीक है, उन चेंज में काम करने के लिए, चेंज सिचुएशन में काम करने के लिए। तो पहले आपको ये देखना है कि आपका टारगेट ऑफ चेंज क्या है। ठीक है, तो चेंज टारगेट पे वर्क करके उससे रिलेटेड आपको कंटिजेंसीज तैयार करनी है। देन स्ट्रैटेजिक इश्यूज, जो भी आपने स्ट्रैटेजीज बनाई है उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको आप किस तरह से फेस कर रहे हैं,
ये सारी चीजें आपको पहले स्टडी करनी होगी। देन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चर इश्यूज, जैसे मैंने बताया था, तो यहाँ पे कंटेंजेंसीज में आपका टेक्नोलॉजी आ सकती है, एम्प्लॉय आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर आ सकता है, मशीनरीज आ सकती है, इससे रिलेटेड, या फिर आपका टोटल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज है आपको उसको फाइंड आउट करना है। देन ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज, ह्यूमन रिसोर्स क्या है यहाँ पर, हमारे वर्कफोर्स, मैन पावर, जो भी आप कह सकते हैं उसको लेबर कह सकते हैं, ये हमारी ह्यूमन रिसोर्स कहलाती है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन को एज अ असेट मान के चलती है। तो वो जो जैसे अदर रिसोर्सेज है हमारे पास, इसी तरह से हमारे पास जो एम्प्लॉइज है दे ऑल्सो एक्ट एज अ रिसोर्सेज। उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज है, जैसे मैंने बहुत बार ये बताया है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कोई भी इश्यूज हो सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली वर्क करती है, डबली वर्क करती है सारी चीजों के ऊपर, तो आपका ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज भी हो सकता है। ठीक है, देन ह्यूमन प्रोसेस आपका प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड लाइक मटीरियल सही नहीं है, क्वालिटी वाइज सही नहीं है, या जो भी मटीरियल आ रहा है उसको वो कहीं से प्रॉपरली स्मूथली नहीं आ पा रहा है ना, जैसे लाइक कहीं पे रोडवेज का काम चल रहा है, कहीं पे ब्रिजेस का काम चल रहा है, कहीं पे डैम्स का काम चल रहा है, तो ये जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसके वजह से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम आ रही है ह्यूमन प्रोसेस में, मतलब अगर डेफिशिएंसीज ऑफ रॉ मटेरियल्स, डेफिशिएंसीज ऑफ टेक्नोलॉजी, या डेफिशिएंसीज ऑफ लॉजिस्टिक, तो उससे उसके वजह से जो भी ह्यूमन प्रोसेस में इश्यूज आ रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको उसको चेकआउट करना है। ठीक है, now it was about your human interventions. Clear है सबको? Will anybody comment? Yes, ma'am. All right. Shall I go further? Interventions overview. Yes, ma'am. All right. So we will start with interventions overview. Okay. So interventions overview क्या होता है कि आपको इंटरवेंशन का पहले एक लेआउट तैयार करना है, ओवरव्यू तैयार करना है कि हाउ यू आर गोइंग टू डिजाइन योर इंटरवेंशंस, है ना, क्योंकि आपको इफेक्टिव इंटरवेंशन बनाने हैं। तो पहला है आपका ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन। ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन क्या कहलाता है, इट इज टोटली रिलेटेड टू द मेथोडोलॉजी ऑफ ह्यूमंस, है ना, हाउ ह्यूमंस वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूट इन ऑर्गेनाइजेशन। So in human process intervention, there will be sensitivity training if any kinds of deficiencies arises. कोई भी डेफिशिएंसीज हो, अगर वो काम नहीं कर पा रहे हो या फिर किसी तरह का कोई चेंज लाया गया हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो पहले आपको किस पे वर्क करना है, ह्यूमंस पे वर्क करना है। ठीक है, तो यू विल प्रोवाइड सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप क्या होता है, लाइक जैसे उसमें बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, जिसमें कि आउटसाइड वर्कर्स होते हैं, दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। उसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, लाइक जैसे कि 12 टू 14 मेंबर्स का ग्रुप होता है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप में। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है कि अगर कोई वर्कर्स इसमें ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाती है, एक मिनट, हाँ, ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन अपन पढ़ रहे हैं, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप इज टोटली रिलेटेड टू योर अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फीलिंग ऑफ अदर्स। लाइक जैसे मैंने बताया कि इसमें 12 टू 14 मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता है, जिनको बहुत ज्यादा नीड होती है ट्रेनिंग की, उनको ही इन्वाइट किया जाता है। लाइक जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह की सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप को कंडक्ट किया जा रहा है, तो उसमें क्या किया जाता है कि अगर कोई प्रोग्राम है ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है, ठीक है, टाइम भी खर्च करती है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की अगर कोई प्रोग्राम चाहिए, तो दे कैन ऑल्सो इनवाइट आउटसाइड एम्प्लॉइज, है ना, आउटसाइडर्स को भी इनवाइट किया जाता है, और इसमें एक एक्सपर्ट को हायर किया जाता है, जिसको फैसिलिटेटर भी कह सकते हैं, और वो एक्सपर्ट क्या करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। सो ये जो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप होता है, ये टोटली रिलेटेड टू योर अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग
awareness and understanding related to the feeling of others, है ना, एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे की समझ को बढ़ाने के लिए, ये एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे की व्यूज जान सके, एक दूसरे की इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट दे, एक दूसरे की वैल्यू करें, एक दूसरे पे ट्रस्ट बनाए। तो बेसिकली इसके लिए भी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप कंडक्ट की जाती है। तो बेसिकली जैसे सेंसिटिविटी की हम बात करें तो सेंसिटिविटी क्या होता है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति बॉन्ड, है ना, ये सेंसिटिविटी, जैसे हम कहते हैं somebody is very sensitive, है ना, तो सेंसिटिव का मतलब होता है कि he is very aware और he is very understandable। तो इस तरह से आप सेंसिटिविटी का मतलब ये समझते हैं। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का मतलब क्या है, ट्रेनिंग इज व्हाट, इट इज एन एक्शन ऑफ टीचिंग इन विच द पर्सन और एनिमल पर्टिकुलर स्किल्स और बिहेवियर, है ना, ये एक तरह की टीचिंग होती है, एक तरह का एक्शन होता है जिसमें कि कोई पर्सन जो होता है वो अपनी स्किल को ब्रश अप करता है और अपने बिहेवियर को और ज्यादा इंप्रूव करता है, राइट। सो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग की बात अगर हम करेंगे तो इट इज द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग विद द गोल ऑफ मेकिंग पीपल मोर अवेयर ऑफ देयर ओन परसेप्शन और मोर सेंसिटिव टू द अदर्स। इस तरह की एक ट्रेनिंग ग्रुप कंडक्ट किया जाता है। और ये जो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप था, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इट वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 1942। 1942 में जेएल मोरिनो नाम के एक रिसर्चर थे जिन्होंने इस तरह की एक सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप को इन्वेंट किया था। इट वाज नोन एज साइकोड्रामा, इसको साइकोड्रामा का नाम दिया गया था सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप को। देन फर्दर इट वाज एक्सप्लेन बाय कर्ट लेविन मॉडल भी इसको कहा जाता है, who founded the first T group, इसको T group का भी नाम दिया जाता है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप को। और इट वाज कंडक्टेड इन द वर्कशॉप इन न्यू ब्रिटेन में एक वर्कशॉप कंडक्ट की गई थी जिसका नाम था सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप। देन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होती है, लाइक जैसे पहले जो आप बात करेंगे तो जो भी आपकी ओल्ड वैल्यूज है उसको अनफ्रीज किया जाता है। अनफ्रीज मतलब जैसे कोई चीज है ना, जैसे आइस है, आइस को हम मेल्ट करते हैं तो वो अनफ्रीज हो जाती है। देन उसके बाद वो अपना न्यू शेप लेके आती है, न्यू शेप वाटर के फॉर्म में होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम उसको रीफ्रीज करते हैं तो वो एक नया शेप ले लेती है। नया शेप मतलब जिस भी मोल्ड में आप डालेंगे वो उसी तरह से फ्रीज हो जाएगी। यहाँ पर भी क्या किया जाता है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप में, यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल है जिसने भी पार्टिसिपेट किया है उसके ओल्ड वैल्यूज को अनफ्रीज कर दिया जाता है, मतलब जो भी आपके दिमाग में है आप उसको निकाल दीजिए टोटली। देन उसके बाद न्यू वैल्यूज को डेवलप किया जाता है, ठीक है। अब उसके अंदर नई नई चीजों को टीचिंग दी जा रही है, लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है, नई नई चीजें उसको सिखाई जा रही हैं। अब क्या उसका माइंडसेट चेंज हो रहा है, नई नई चीजें उसने लर्न कर ली। अब क्या हुआ, रीफ्रीज कर दिया गया कि जो भी आपने चीजें सीखी हैं अब उन वैल्यूज को आपको अपने पास सहेज के रखना है। तो इट इज अबाउट प्रोसेस ऑफ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग की मेकिंग ट्रेनिंग अवेयर अबाउट हिज इनएडिक्वेट बिहेवियर, जो भी उनका इनएडिक्वेट बिहेवियर है उसको उनसे अवेयर कराना कि हाउ यू आर बिहेविंग इन ऑर्गेनाइजेशन, these behaviors are not required in organization, so you will have to change your behavior towards your employees, towards your co-workers as well as your organization. So by giving feedback and experimenting new behavior, तो उनको क्या दिया जाता है कि जो भी चीजें हैं आपको वो आपको रिमूव आउट करनी है अपने बिहेवियर से। देन जो भी फीडबैक एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू उनको न्यू बिहेवियर सिखाया जाता है। देन प्रैक्टिसिंग न्यू बिहेवियर, और उनको नए बिहेवियर को जो भी उनको इंट्रोड्यूस किया गया उनके अंदर उसको फर्दर प्रैक्टिस कराई जाती है। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप, ठीक है। Next is what? Process consultation. We will study about further process consultation. But before intervention overview, there is techno-structural intervention. Then human resource management intervention. And lastly, we have the strategic intervention. So in human process intervention, there was the important part of sensitivity training group. Another is team building. We know about team building, how you build up the team in organization, because we know in organization the individual employees work in a team or in a group, ठीक है। तो टीम को किस तरह से बिल्ड किया जाता है, जैसे कि हम ग्रुप जानते हैं, ग्रुप की स्टेजेस होती हैं, है ना।
नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग, इस तरह से जो भी होती है कि एक ग्रुप फॉर्म किया जाता है, देन वो ऑफिशियल ग्रुप होता है, वो एक एजेंडा के लिए होता है, एक कॉमन गोल के लिए होता है। जब वो टास्क कंप्लीट हो जाता है तो वो जो ग्रुप होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से टीम बिल्डिंग भी होती है। पहले टीम को चूज किया जाता है कि कौन कौन से मेंबर एक टीम में होंगे, देन टीम को फॉर्म किया जाता है, बिल्डअप किया जाता है, देन एक टास्क, उसमें कॉमन गोल होता है जिसके लिए वो वर्क करते हैं। जैसे कि आप फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम है ना, तो वो एक गोल के लिए काम करते हैं, दे रिप्रेजेंट इंडिया। Similarly, in organization we have team building. They work for a common goal or common task. जब वो टास्क कंप्लीट हो जाता है तो वो टीम डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। देन एमबीओ के बारे में आप जानते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं, इट इज set by management, or it should be known by all the employees, because if they will be familiar about the objectives, then they will take more interest in objectives, ठीक है। then coaching, training and development in organization and confrontation meetings. confrontation meetings क्या होती है? जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में आप जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्यों किया जाता है और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसके क्या गोल्स होते हैं। देन कोचिंग का मतलब आप जानते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है जिसमें हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। किसी को कोच करना है ना, किसी को ट्रेन करना या किसी को गाइड करना, तो इस तरह से आप कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं किसी को ट्रेन करने के लिए। लास्टली वी हैव द कंसल्टेशन मीटिंग। कंसल्टेशन मीटिंग क्या होती है? अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है, एम्प्लॉय के वर्क में या किसी तरह की मशीनरीज या जो भी है, को वर्कर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को ना कि अवॉइड करके उसको कन्फ्रंट करना, ये एक स्ट्रैटेजी होती है इंटरवेंशन की, ठीक है। ओडी इंटरवेंशन इज बेसिकली टू कन्फ्रंट द प्रॉब्लम। तो कंसल्टेशन मीटिंग किस लिए होती है? किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसको कन्फ्रंट करने के लिए मीटिंग बनाई जाती है। इट इज अबाउट योर ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन। Do you have any doubt? No. All right. So further we will have the techno-structural interventions. Techno-structural intervention जो होता है वो आपका टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। कौन सा स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं किसी तरह का टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या किसी तरह का स्ट्रक्चरल चेंजेस, तो यू शुड हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रक्चरल डिजाइन, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, देन डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग जानते हैं आप, किसी चीज को हटाना, रिमूव आउट करना, इट इज अबाउट डाउन साइजिंग, है ना। एम्प्लॉइज डाउन साइजिंग, अप साइजिंग के बारे में आपने सुना होगा। डाउन साइजिंग मतलब अगर रिसेशन, इन्फ्लेशन है तो आपको एम्प्लॉय को निकाल देना पड़ता है। जैसे कोविड के टाइम पे आपने सुना होगा बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स ने एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया, है ना, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट के फॉर्म में। क्योंकि लॉकडाउन था, लोगों ने सामान नहीं खरीदा, मार्केट बंद थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि सामान स्टॉक हो गया, प्रोडक्शन भी बंद कर दिया गया, क्योंकि भाई सामान ही नहीं बिक रहा है तो प्रोडक्शन का क्या यूज। प्रोडक्शन बंद है तो एम्प्लॉय का क्या यूज, है ना, क्योंकि एम्प्लॉय तो प्रोडक्शन के लिए होते हैं। तो जब प्रोडक्टिविटी ही नहीं करनी है, सो एम्प्लॉय को बैठा के क्या फायदा। तो ऑर्गेनाइजेशन ने उस टाइम पे क्या किया? एम्प्लॉइज को बाहर कर दिया। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ डाउन साइजिंग ऑफ एम्प्लॉइज। अप साइजिंग का मतलब जस्ट ऑपोजिट टू डाउन साइजिंग, इट इज द रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन। सो री इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग इज व्हाट? जो चीजें, इंजीनियरिंग मीन्स टू बिल्ड अप समथिंग, है ना। री इंजीनियरिंग का मतलब रीबिल्डअप, फिर से बनाना। तो यहाँ पर बिल्डअप का मतलब होता है, इंजीनियरिंग का मतलब होता है, if you have designed something, like जैसे कि designing of product, designing of interventions, anything, if you are going to design anything, if you have designed anything, then you will have to re-engineer if any kinds of deficiency and defects is there, क्योंकि अरे यार कौन मादरचोद है। इंटरवेंशन को इसलिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सो री इंजीनियरिंग किस तरह का स्टेप कहलाता है? ये टेक्नोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन का पार्ट होता है, जिसमें कि आपने जो ऑलरेडी डिजाइन किया गया है, जो भी आपने बिल्डअप किया गया है, उसको फिर से फर्दरली रीडिजाइन करना, ठीक है, क्योंकि उसमें डेफिशिएंसीज है और इट इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग। सो री इंजीनियरिंग ये कहलाता है कि आपने जो भी चीजें बनाई है उसको आप फिर से बनाएंगे ताकि वो और ज्यादा इफेक्टिव हो सके, राइट। Now the employee involvement.
एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और एम्प्लॉय एंगेजमेंट बोथ आर मोर और लेस सिमिलर टू ईच अदर। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, हाउ एम्प्लॉय आर इन्वॉल्विंग इन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कितना ज्यादा वो ऑब्जेक्टिव में इन्वॉल्व है, कितना ज्यादा वो गोल अचीवमेंट में इन्वॉल्व है, कितना ज्यादा वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कहलाता है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। सो एनी काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और स्ट्रक्चरल चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना होगा कि एम्प्लॉय कितना ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। नाउ द लास्ट इज वर्क डिजाइनिंग। वर्क डिजाइनिंग जैसे कि हम जॉब एनालिसिस पढ़ते हैं ना, जॉब एनालिसिस में अब क्या फाइंड आउट करते हैं? Skills, responsibilities, duties of any job, right? We have to find out. We have to find out the duties, responsibilities, or detailed information of any job. So, if you got any kinds of deficiencies or any kinds of any problem regarding any job, if the individuals are not capable to do or capable to perform any job, so you will redesign the job. यही चीजें होती है वर्क डिजाइनिंग में, कि आपको वर्क इस तरह का डिजाइन करना है जो कि इफेक्टिव हो, जो कि गोल्स को अचीव कर सके, जो कि प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सके, इस तरह की वर्क डिजाइनिंग आपको करनी है। इट इज रिलेटेड टू योर टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन। देन ह्यूमन रिसोर्स इंटरवेंशन। ह्यूमन रिसोर्स इंटरवेंशन क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू योर ह्यूमन रिसोर्स मीन्स इंडिविजुअल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आएगा आपका गोल सेटिंग, देन परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल जैसे कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ चुके हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज व्हाट? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो इसमें हम क्या करते हैं? अप्रेज करते हैं, असेस करते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, ठीक है, अगर ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। गोल सेटिंग का मतलब होता है गोल को सेट करना, जानते हैं ऑब्जेक्टिव सेट करना ऑर्गेनाइजेशन में। एंड रिवॉर्ड सिस्टम मींस, जैसे कि हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल में पाया कि किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो उसको रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन प्रोवाइड करना है ना, रिवॉर्ड्स देना, ताकि वो और ज्यादा मोटिवेट हो सके, क्योंकि रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन इज व्हाट? इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी बाय विच यू मोटिवेट द एम्प्लॉइज, ठीक है। तो रिवॉर्ड सिस्टम, देन करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो भी एम्प्लॉइज को हायर कर रहे हैं उनके करियर और सक्सेशन प्लानिंग में आप वर्क करें, उनके करियर में वो किस तरह से ग्रो करते हैं, ये एक एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। इस तरह के इंटरवेंशन क्या करते हैं? एम्प्लॉय को डेवलप करते हैं, उनकी स्किल्स को डेवलप करते हैं, उनके करियर को ग्रो करते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में और ज्यादा सक्सेस हो सके, ठीक है। सो मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, मतलब कि जो वर्क फोर्स है वो किस तरह से डाइवर्सिफाइड हो सकते हैं, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की मेथोडोलॉजी अपनाती है? लाइक क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्या प्रोवाइड करते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्टर्स, लाइक जैसे जॉब एनलार्जमेंट, जॉब रिट्रेंचमेंट, जॉब रोटेशन। ये जो मेथोडोलॉजी होती है जिसमें कि एम्प्लॉय और ज्यादा नई स्किल्स को सीखता है जॉब करते करते, है ना, तो ये एक मेथोडोलॉजी होती है जिसमें कि क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को इंप्रूव किया जाता है। मोनोटनी है, बोर्डम है, किसी तरह की फटीग है, तो आप इसको किस तरह से रिमूव आउट कर सकते हैं, ये आपका आता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में। देन एम्प्लॉय स्ट्रेस एंड वेलनेस, किस तरह से एम्प्लॉय अपनी स्ट्रेस को रिमूव कर सकता है अगर उसको स्ट्रेस हो रहा है वर्क से रिलेटेड, लाइक जो प्रोग्राम्स होते हैं, योगा है, मेडिटेशन है, इस तरह से आप अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज अबाउट योर human resource intervention. Now we will see the process consultation. Process consultation क्या होती है? It is a kind of activities that help the client to perceive, understand and act upon process events which occur in client's environment, है ना। प्रोसेस कंसल्टेशन एक तरह की एक्टिविटीज होती है जो कि क्लाइंट जो होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन में क्लाइंट्स जुड़े होते हैं, उन क्लाइंट्स को हेल्प करती है कि आप किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को परसीव कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकती हैं कि आप किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी वाइज ही आप उसको अच्छा परसीव कर सकते हैं। अगर क्वालिटी खराब है तो आप उसको किस तरह से परसीव करेंगे कि मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल अच्छी नहीं है, रेपुटेशन अच्छी नहीं है। तो प्रोसेस कंसल्टेशन इज बेसिकली टू हेल्प द क्लाइंट टू परसीव, अंडरस्टैंड एंड एक्ट अपॉन द प्रोसेस इवेंट्स। जो भी इवेंट्स है उन उसमें किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना है। बेसिकली जो क्लाइंट्स होते हैं वो इनडायरेक्ट पार्टनर्स भी हो सकते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं अपनी पैसे कैपिटल्स को, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोसेस कंसल्टेशन के थ्रू
क्लाइंट की हेल्प कर सकते हैं कि वो किस तरह का परसेप्शन एक ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स रखते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस कंसल्टेशन की कुछ पॉइंट्स है, लाइक जैसे इनिशिएट कॉन्टैक्ट। सबसे पहले आपको क्लाइंट से कॉन्टैक्ट इनिशिएट करने होंगे, देन आपको रिलेशनशिप डिफाइन करनी होगी, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी होगी, ट्रस्ट बिल्डअप करना होगा, यू हैव टू सिलेक्ट द सेटिंग गोल्स मेथड, ठीक है। देन गैदर डेटा गैदर करना होगा, देन रिड्यूस इन्वॉल्वमेंट एंड टर्मिनेशन। तो ये सारे पॉइंट्स आपको प्रोसेस कंसल्टेशन में करना होगा, ट्रस्ट बिल्डअप करना, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना, रिलेशनशिप डिफाइन करना, इनिशिएट कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट को इनिशिएट करना, पहले से पहल करना किसी भी चीज के लिए। So it is about your process consultation. Now we will see the strategic interventions. The strategic intervention is basically related to your project dedicated क्या बताया था, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन इज रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट, है ना। जो भी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं उन पे वर्क करना, प्रैक्टिकली वर्क करना और उनको इफेक्टिव बनाना बाय टेकिंग स्ट्रेटेजिक एक्शन एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम द वेराइटी ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। इस तरह से आप इंटरवेंशन को स्ट्रेटेजिक बना सकते हैं इफ एनी काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर कमिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट्स कहाँ से आते हैं, बाहर से आते हैं। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रोजेक्ट्स पे वर्क करती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोजेक्ट्स पे वर्क करती है उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है। ये स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन में आता है। इसमें आता है लाइक जैसे कि मर्जर्स एंड इक्विजिशन, है ना। आप जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मर्जर्स एंड इक्विजिशन पे वर्क करती है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन पे वर्क करती है, देन कल्चरल चेंज पे वर्क करती है। इसी तरह से जॉइंट वेंचर्स भी इसी में आता है आपका। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट्स को लेने के लिए कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉर्म कर सकती है, इसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस, ठीक है। जो कि इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। सभी को समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. ठीक। So creativity is what? It is the ability to combine ideas in a unique, new or modified way, है ना। क्रिएटिविटी क्या होती है, किसी भी चीज को आप, जो भी आपके पास आइडिया उसको और ज्यादा मॉडिफाइड वे में आप किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, इट इज योर क्रिएटिविटी। और एनी न्यू आइडिया, इट इज अ काइंड ऑफ इनोवेशन, लाइक प्रोसेस ऑफ टेकिंग एन क्रिएटिव आइडिया एंड ट्यूनिंग इट इनटू अ यूजफुल प्रोडक्ट, है ना। इसको कहते हैं इनोवेशन। कोई भी नई चीज है या कोई भी नई मेथड, ऑपरेशन की कोई नई मेथोडोलॉजी, कोई नई मेथड, it is about your creativity and innovation. Now the last we have the structural intervention. Structural intervention क्या होता है? It is a intervention technique in which employees collect information. क्या करते हैं? एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ऑन एग्जिस्टिंग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो भी ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। इसलिए एनालाइज किया जाता है कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, एक मिनट, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले पास्ट डेटा पे वर्क करेंगे कि भाई प्रॉब्लम आई कहां से, है ना। क्या जो पास्ट स्ट्रक्चर था क्या वो उसमें कोई डेफिशिएंसीज थी, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम थी, तो आपको पहले वो डेटा गैदर करना है, देन उसको आपको इवेलुएट करना है, एनालाइज करना है, देन आपको उसको, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसको रीडिजाइन करना है और फर्दर उसको इम्प्लीमेंट करना है इन न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर। ये होता है आपका स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस। कोई डाउट है? स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन समझ में आया? क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, है ना। जैसे कि अपन ने डिफरेंट प्रॉब्लम्स पढ़ी, ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन पढ़ा, ह्यूमन रिसोर्स इंटरवेंशन पढ़ा, प्रोसेस कंसल्टेशन पढ़ा, इसी तरह से एक होता है आपका स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन। ये क्या बताता है, इट इज टोटली रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपका टेक्नोलॉजी भी आता है, प्रोसेस भी आता है। कुछ पहले आपको डेटा गैदर करना है स्ट्रक्चर से रिलेटेड, देन आपको उसको एनालाइज करना है, देन आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो भी आपने एनालाइज किया, जो भी आपने रिजल्ट फाइंड आउट किया, उससे रिलेटेड आपको फिर से रीडिजाइनिंग करनी है, क्योंकि डेफिशिएंसीज थी तभी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक गई, है ना। तब आप उसको रीडिजाइन करेंगे और फर्दर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इट इज अबाउट योर स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस।
Now the last point is third party peace making intervention. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप लोगों को पढ़ना जरूरी है कि थर्ड पार्टी पीस मेकिंग इंटरवेंशन क्या कहती है. इट इज अ काइंड ऑफ इंटरमीडिएटरीज. ये एक थर्ड पार्टी कहलाती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी होती है. If any kinds of conflict is there, if any kinds of disputes is there, ठीक है, तो उसमें थर्ड पार्टी क्या करती है, ऐसे डिस्प्यूट्स को, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करती है और उसको क्या करती है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है. ये वेल्टन नाम के एक रिसर्चर थे. वेल्टन मॉडल उन्होंने बनाया था, प्रिपेयर किया था. ये जो मॉडल था इट इज बेस्ड ऑन 4 एलिमेंट्स. 4 एलिमेंट्स क्या थे? पहला था आपका कॉन्फ्लिक्ट इशू. जैसे कि मैंने बताया कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई डिस्प्यूट्स है, उनको रिजॉल्व करने के लिए, उसको डिस्प्यूट्स को सेटल आउट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए थर्ड पार्टी को हायर किया जाता है. ये थर्ड पार्टी क्या करती है? पीस फॉर्म करती है. पीस का मतलब होता है शांति, है ना. पीस फॉर्म करती है. इसको हम एक इंटरवेंशन की तरह देखते हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी. सबको स्ट्रेस होगा, सबको टेंशन होगी और इट विल लीड टू डेंजरस डिसीज, है ना. तो इसलिए थर्ड पार्टी कंसल्टेशन किया जाता है, इंटरवेंशन किया जाता है जो कि पीस ब्रिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. इट इज वर्क फॉर कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज, precipitating circumstances, conflict relevant act and consequences of conflict. तो वेल्टन ने क्या क्या कहा था कि पहला तो आपको प्रोडक्टिव कंसल्टेशन पे वर्क करना है, देन आपको म्यूचुअल पॉजिटिव मोटिवेशन पे वर्क करना है कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना. ये नहीं कि आपको कोई मोटिवेट करेगा पुश कर करके तब आप मोटिवेट होंगे, नहीं. सेल्फ मोटिवेशन पे वर्क करना है कि आपको खुद से मोटिवेट होना है. देन बैलेंस ऑफ पावर, मतलब जो भी आपके पास पावर है आपको उसको बैलेंस करना है, ठीक है. एम्पावरमेंट है ना, जो भी आपको एम्पावरमेंट प्रोवाइड की गई है आपको उसको सही यूटिलाइज करना है. देन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कंफ्रंटेशन एफर्ट्स, जो भी आप एफर्ट्स लगाने हैं उनको सिंक्रोनाइज वे में लगाना है. देन रिलायबल कम्युनिकेशन सिग्नल. रिलायबल कम्युनिकेशन सिग्नल्स मीन जो भी आपसे कम्युनिकेट किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसमें आप रिलायबल होना चाहिए, ठीक है. ट्रस्टवर्दी रिले करना चाहिए, ठीक है. देन लास्ट इज ऑप्टिमम टेंशन इन द सिचुएशन. जो भी आपकी टेंशन अराइज हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में उसको आपको रिमूव आउट करना है. तो इट इज अबाउट योर होल इंटरवेंशन, ओडी इंटरवेंशन. किसी को कोई डाउट है इसमें? इंटरवेंशन के जितने पॉइंट्स पढ़ाए मैंने, टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन पढ़ाए, देयर आई हैव कंप्लीटेड योर थर्ड यूनिट. ऑल द पॉइंट्स आई हैव कवर्ड. इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो यू कैन आस्क मी इन नेक्स्ट क्लास. ओके, so I'm leaving this class. That was sufficient for today. Wait a minute, I'm taking your attendance. Okay, fine. Okay, all right students, I'm going to leave. You may also leave. Thank you class.